नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। आज ईद का दिन है। भाईचारे, अमन, सौहार्द और खुशियां बांटने का दिन है। हर तरफ ईद की धूम है। ज्यादातर जगहों पर आज छुट्टी है, लेकिन माफिया अतीक अहमद को लेकर सियासत आज भी काम पर है। आज ईद के मुबारक मौके पर महाराष्ट्र के मालेगांव से ओवैसी की पार्टी के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने अतीक अहमद की हत्या पर यूपी सरकार को घेरा और कहा कि यूपी में 2-4 मुसलमानों को मारकर मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। कल असदुद्दीन ओवैसी ने भी अतीक की मौत को कट्टरपंथियों की साजिश बताया था। वहीं पटना में कल अलविदा की नमाज के बाद अतीक अमर रहे के नारे लगाए गए थे। यूपी के सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के नेता रागिब अंजुम ने तो माफिया अतीक अहमद को अपना रहनुमा बताते हुए कातिलों से बदला लेने वाला भड़काऊ बयान दिया था। कुल मिलाकर यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि अतीक को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो डॉन था, बल्कि इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी अतीक अहमद पर अनाप शनाप बयान देने से पीछे नहीं है। सहारनपुर से बीजेपी विधायक राजीव गुम्बर ने बयान दिया कि अतीक अशरफ को ऊपर पहुंचा दिया, अब सहारनपुर के गुंडों की बारी है। इसी तरह यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अतीक और अशरफ की हत्या के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज खुलने के डर से अतीक अशरफ को मरवा दिया गया। इन सब से इतर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में उपद्रव होते थे, अब उत्सव होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यूपी में आज शांति के साथ ईद मनाई जा रही है और अब सड़कों पर नहीं बल्कि ईदगाह में नमाज होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए यूपी सरकार को घेरने का प्रयास किया। कहा देश में डर का माहौल ना हो और खुशियों में भेदभाव ना हो। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी भी अतीक और अशरफ की मौत को लेकर यूपी सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाती रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सियासत में अतीक अभी जिंदा है। लेकिन इसी बीच आज एक और बड़ी खबर सामने आई कि यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के कब्जे में जो जमीनें थी प्रयागराज में, जहां पर अवैध कब्जा किया गया था, वहां से कब्जा मुक्त कराने के लिए एक विशेष कमेटी बनाने का ऐलान किया है। ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। और अब इसलिए आज सवाल यह उठ रहा है कि क्या माफिया की मौत पर धर्म वाली सियासत क्यों की जा रही है? क्या यह समाज की सेहत के लिए सही है? इन्हीं सब मसलों पर ठोकेंगे ताल, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। कानून का राज सबके लिए समान रूप से और ये सबके बराबर लागू होता है, सबके बराबर लागू होता है। कोई भेदभाव किसी के साथ, कानून सबके लिए समान होता है। लेकिन तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन। आज कानून के नाम पर लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, और अगर आप ये चाहते हो कि 2-4 लोगों को मारकर आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खौफजदा कर दोगे या उन्हें मायूस कर दोगे, तो ये दीवाने की बड़ है और पागल का ख्वाब है। सच तो ये है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या की। डर का माहौल ना हो, खुशियों में भेदभाव ना हो, और जो हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, जाति जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा, जाति जनगणना से ही समाजवाद आएगा, जाति जनगणना से ही राम राज्य आएगा। जो लोग गलत कामों में इन्वॉल्व हैं वही भयभीत हैं। जब यूपीए का शासन था तो सैकड़ों शहरों में कर्फ्यू होते थे, दंगा होता था, फसाद होता था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश के आवाम के मन में एक सुरक्षित माहौल है और इस सुरक्षित माहौल हमने जनता के विकास के लिए, जनता के बीच में रह के प्रदेश के तरक्की के लिए काम करके हासिल किया है।
हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही आलोक अवस्थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ में हैं। डीके दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। पहला सवाल घनश्याम तिवारी आपसे, आपने आज शायद एक खबर सुनी हो कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब एक विशेष कमेटी का गठन करने जा रही है, और यह कमेटी इसलिए कि जिन गरीब लोगों की जमीनों पर अतीक अहमद और उनकी गैंग ने कब्जा किया है, उन जमीनों को मुक्त कराया जाए और वहां पर दोबारा गरीबों को मकान दिया जाए। समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सपा सरकार के इस कदम का स्वागत करेगी? नमस्कार विशाल जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और सभी को ईद की मुबारकबाद। सबको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। 3 बातें अहम हैं। जो भारतीय जनता पार्टी देश को इतना बड़ा कलंक लगातार दे रही है कि 400 से 500 ऐसे उनके सिटिंग विधायक और सांसद हों जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हों, जहां पर विधायक खुले मन से कहता हो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन ब्रजेश सिंह मुझे 51 लाख रुपया चंदा देता है या पैसे देता है, वो किसी के साथ न्याय नहीं कर सकती। और जहां पर विधायक ने कह दिया कि योगी सरकार ने ऊपर पहुंचाया, वित्त मंत्री ने कह दिया कि ये फैसला आसमानी फैसला है, तो ऐसे में ये तो स्पष्ट है कि न्याय करना भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है। जो हम देश में देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज सत्यपाल मलिक को लगभग गिरफ्तार किया गया, और जब किसान नेताओं ने आवाज उठाई तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। घनश्याम तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज यूपी सरकार जो कदम उठाने जा रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैंने बता तो दिया कि जिस तरीके से इनका राष्ट्रवाद खोखला है, उसी तरीके से इनका न्याय खोखला है, उसी तरीके से अपराध से लड़ने की इनकी क्षमता खोखली है। सत्यपाल मलिक ने इनके राष्ट्रवाद के खोखलेपन को उजागर किया, और मेरी प्रतिक्रिया ये है कि सरकार चाहती है कि मीडिया में इस तरीके से अतीक के ऊपर खबरें बनी रहें, ताकि सत्यपाल मलिक ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है और शहीद के परिवार जो पूछ रहे हैं, उस पर मीडिया और आप जैसे जागरूक लोग। घनश्याम जी, अतीक अहमद क्या था आपके हिसाब से? क्या था? अपराधी था, संत था, महात्मा था, नेता था, क्या था? देखिए, अतीक अहमद हो या ये 400 से 500 लोग हों, सभी के ऊपर मुकदमे दर्ज थे। अगर आप मुकदमों के आधार पे बोलें तो ये सभी लोग अपने अपने श्रेणी से ये इनके मेडल नहीं है। 2014 में आदित्यनाथ जी अपने हलफनामे में जिन मुकदमों का जिक्र करते हैं, वो स्कूल और पाठशाला में मिले हुए मेडल नहीं है। या केशव प्रसाद मौर्य जिनकी सीट से जेल से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। देखिए घनश्याम जी, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल, अतीक अहमद क्या था? संत, महात्मा, नेता, अपराधी, क्या मानते हैं आप? अतीक अहमद अपराधी था, इसीलिए जेल में था, इसीलिए उस पर मुकदमे चल रहे थे, इसीलिए तमाम लोग उसके पीड़ित हैं जो आज भी उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी तरीके से अब आप मुझे बताइए कि आदित्यनाथ संत हैं, केशव प्रसाद मौर्य संत हैं, ब्रजेश सिंह संत हैं, ब्रजभूषण सिंह संत हैं, और विनीत सिंह संत हैं, और ऐसे जितने संतों का आप बता दीजिए ना। आपने सवाल पूछा तो जवाब तो दे दीजिए। आप क्या मानते हैं कि ये लोग संत हैं या इनके प्रति जो मुकदमे लगे हुए हैं, या फिर? देखिए, आपको बिल्कुल इन मुद्दों को अदालत में ले जाकर उठाना चाहिए। हम इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से लेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं हाजिक खान के पास, जो कि इस्लामिक एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हाजिक खान जी, क्या माना जाए, माफिया की मौत या मुसलमान की मौत? इतना मातम क्यों पसरा हुआ है? देखिए विशाल जी, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को आज ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं, और देश में अमन, शांति, चैन, खुशहाली की दुआ करता हूं। हमारा मुल्क कितना खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहने वाले सारे हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त वो हैं जो इस राष्ट्र के एक एक नागरिक से प्यार करते हों। कौन क्रिमिनल है, कौन नेता है, कौन वली है, कौन शैतान है, ये फैसला अदालतें करेंगी। अदालत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई क्राइम करे और क्रिमिनल है तो उसके खिलाफ अदालत उसे फांसी दे, लेकिन किसी को सरेआम पुलिस कस्टडी में मार दिया जाए तो ये सवाल उठने की बात है। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके ऊपर, और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसके ऊपर लेकिन अतीक अहमद को शहीद बता देना, अतीक अहमद को हीरो बनाकर पेश करना, ये कैसे सही है कि अलकायदा तक इस पर अब धमकी दे रहा है भारत को? देखिए, हमारे मुल्क के मामलात में हस्तक्षेप किसी दुनिया की किसी ताकत को नहीं करना चाहिए। हम उसका विरोध करेंगे कि हमारे विदेश का संविधान इतना बड़ा है, इतना बढ़िया है कि हमारे देश के संविधान के एतबार से वो लोग
जो कातिल हैं, चाहे वो अतीक अहमद हों या अतीक के करने वाले हों या अतीक की प्लानिंग में जो लोग शरीक हों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कत्ल कोई छुप के करे, ऐलानिया करे, उसे कोई भी नहीं देखे, लेकिन वो पोस्टमार्टम गृह में जाता है। ये कुदरत का अदल है, इंसाफ है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख, और जैसा करोगे पाओगे वैसा, ये कानून कुदरत है। अपनी तबाही देखने वाले अब कैसी हैरानी है, दूसरे का मारता है तो बड़ा खुश होता है, मुझे खड़ी करता है। लेकिन हाजिक जी, इसको धर्म से जोड़ना कितना सही है? देखिए, आप बार बार मुसलमान की बात कर रहे हैं, आपके तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान की मौत हो गई है। आप मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे, मैंने नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ एक नागरिक है, उसने कत्ल किया। जैसे अभी कह रहे थे सपा के प्रवक्ता कि उत्तर प्रदेश के 503 में से 400 कुछ लोग अपराधी हैं, और 400 लोगों पे अपराध सारे कत्ल के, लूट के। 403 विधानसभा, 503 नहीं, मैं 403 में 300 कुछ लोग। दोबारा यूपी भाजपा के प्रवक्ता आलोक अवस्थी के पास में चलता हूं। आलोक जी, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। आपने अपने विधायक राजीव गुंबर का बयान जरूर सुना होगा, जो सहारनपुर से हैं, कि हमने ऊपर पहुंचा दिया है अतीक और अशरफ को और अब सहारनपुर के गुंडों की बारी है। इसके अलावा धर्मपाल सिंह का भी बयान आपने सुना होगा कि विपक्ष ने यह हत्या करा दी, कोई राज दबाने वाले थे। ये क्या है? इससे क्या आपकी विफलता नहीं मानी जाएगी? अगर आपको पता है कौन हत्या कराने वाला है तो आप रोक नहीं सकते थे? आपके नेता कैसा बयान दे रहे हैं ये? विशाल जी, अतीक अहमद एक दुर्दांत हत्यारा था, बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन पुलिस कस्टडी में मारा गया है, यह चिंताजनक है, और इसके हत्यारों को और उस पर पकड़ा गया है। राज्य सरकार इसके हत्याकांड को पर्दाफाश करने के लिए दृढ़ संकल्प है। हमने एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो कि इसकी पूरी जांच करेगी गुण दोषों पे। साथ ही साथ 2 SIT बनाई है हमने, जो एक IPS SIT को लीड कर रहे हैं, वो जो है इस केस की विवेचना कर रहे हैं, और दूसरी ADG रैंक की ऑफिसर की जो SIT बनी है वह विवेचना पर नजर रख रही है और अदालत में कैसे रखा जाए उस पर कर रही है। तो हम तो अपराधी को पकड़ करके उसके सामने खुलासा करके हम अदालत में ले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब SIT जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, ADG स्तर के अधिकारी जांच कर रहे हैं, तो आपके मंत्री ये किस तरह का बयान दे रहे हैं, आपके विधायक किस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या इन्हें आपकी सरकार जो कार्रवाई कर रही है, जो SIT कार्रवाई कर रही है, उससे अलग कोई इनकी जांच टीम चल रही है? आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस को जांच करने दिया जाए और पुलिस की जांच की रिपोर्ट के आने के बाद ही किसी तरह का बयान होना चाहिए। आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं। मेरा सवाल धर्मपाल सिंह के बयान को लेकर है, मेरा सवाल राजीव गुंबर के बयान को लेकर है। ये बयान कहां से आ रहा है, इसको कैसे देखा जाए आलोक अवस्थी जी? मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है। मैंने यही कहा है, पार्टी का जो स्टैंड है कि जांच पुलिस की चल रही है, पुलिस की जांच का रिजल्ट आने दीजिए। चलिए, पुलिस के जांच का रिजल्ट आने दीजिए। आलोक अवस्थी ने अपनी पार्टी का स्टैंड रखा। घनश्याम तिवारी, धर्मपाल सिंह का बयान कि विपक्ष ने यह हत्या करा दी, कोई राज इनके पास था, आप जवाब दीजिए। घनश्याम तिवारी मुझसे ये नहीं निकल पाया कि अतीक अहमद कौन है, अतीक अहमद कौन है, कितना बड़ा बदमाश है, ये घनश्याम तिवारी को मुझसे बिल्कुल नहीं निकला। क्योंकि इस गली के गुंडे को समाजवादी पार्टी ने जो है माफिया बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, तो इसके भाई को विधायक बनाया, इसको फिर इसको टिकट दिया। तिवारी जी से पहले 3 बार विधायक निर्दलीय बना हुआ है। घनश्याम तिवारी जी जवाब दीजिए। पहले आप आलोक अवस्थी के आरोपों का जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं आपसे। घनश्याम तिवारी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आलोक अवस्थी को नहीं टोका। मुझे लगता है कि दर्शकों का अनादर होगा अगर कोई बीच में बोलेगा। बाबू बजरंगी जो भारतीय जनता पार्टी का नया मैस्कॉट है, उसने गर्भवती महिला के पेट को चीरा। उसने अपने वीडियो में कहा, उस भ्रूण को निकाला, उसको त्रिशूल पे रखा, त्रिशूल पे रखा और महाराणा प्रताप बाबू बजरंगी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हक नहीं है, अधिकार नहीं है। देखिए, मैं ऐसे बहस नहीं करता। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। नहीं तो आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। यहाँ पे बाबू बजरंगी को कोर्ट छोड़ा है। आप सुन लीजिए। देखिए आप लोग एक एक करके, मैं दोनों लोगों को मंच दे रहा हूं, घनश्याम तिवारी जी, आलोक अवस्थी जी, आप लोग एक एक करके आपके जो भी सवाल है आप अपने रखिए, अपने जवाब दीजिए, लेकिन एक एक करके। घनश्याम तिवारी, सबसे पहले आलोक अवस्थी के आरोपों पर आप जवाब दीजिए कि आप अतीक अहमद पर चुप हो जा रहे हैं कि वो अपराधी है, क्या है? बिल्कुल, मैंने साफ साफ बता दिया, उनको सुनाई नहीं दिया होगा। अपराध के दूसरों को अपराधी करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैस्कॉट बाबू बजरंगी है, वो तो किसी को अपराधी कह ही नहीं सकते। सोचिए, एक गर्भवती महिला का पेट चीरता है, बच्चे को निकालता है, त्रिशूल पे रखता है, कहता है महाराणा प्रताप जैसा मुझे महसूस हो रहा है, और वो कहता है वीडियो में कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने जज बदले ताकि मुझे रिहाई हो सके। और उसकी जो सहयोगी है माया खुर्दानी की गवाही स्वयं अमित शाह जाते हैं।
जो पार्टी किस तरह की बात कर रहे हैं अपराध और न्यायालय के फैसले पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? इस तरह के न्यायालय भरोसा नहीं है 20 सालों से लगे लोकतंत्र हुए भरोसा नहीं है जो इनको। पार्टी देश की न्याय व्यवस्था जो है पंतु हो गई है, ऐसा लगता है राम की पार्टी बहुत है सारा के आरोप होते हैं जो स्टैंड है। देखिए आलोक अवस्थी जी और घनश्याम तिवारी जी, आप दोनों लोग स्काइप से जुड़े हैं, अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं आ पाएगी, एक एक करके बोलिए। चलिए घनश्याम तिवारी जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ये बयान दे रहे हैं कि विपक्ष ने अतीक और अशरफ की हत्या करा दी, कोई ऐसा राज था जो दबाने का प्रयास था। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई साजिश थी? आपके ऊपर विपक्ष के ऊपर आरोप लग रहा है घनश्याम तिवारी। देखिए, अगर आलोक अवस्थी मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, और आप ये मत बोले कि दोनों एक दूसरे के ऊपर। मैंने आलोक अवस्थी की हर बात सुनी। ये दर्शकों का अनादर है, वो जिस तरीके से भावुक होकर बोलने लगते हैं। बोलिए, मैं आलोक अवस्थी के पास आगे आऊंगा, आप बोलिए घनश्याम जी। मैंने कहा कि बाबू बजरंगी को बचाने वाली पार्टी का कोई भी आरोप इस देश में सिद्ध नहीं हो सकता। इस देश के सीआरपीएफ के जवानों को जहाज न देने वाली धोखेबाज राष्ट्रवाद का कोई भी आरोप किसी के ऊपर सिद्ध नहीं हो सकता। जिसके विधायक उल्लास मना रहे हो, जिसका मंत्री कह रहा हो कि आसमानी फैसला लिया गया हो, और जिसका अपना गवर्नर कह रहा हो कि प्रधानमंत्री से उसने कहा कि आपने जहाज नहीं दिया इसलिए हमारे सैनिकों की शहादत हुई, उसका कोई भी आरोप झूठा है। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये लोग टीवी पे आकर के इस तरह के आरोप भी लगा सकते हैं। ये बाबू बजरंगी की पार्टी है, ये दंगाइयों की पार्टी है। ये श्याम जी, ये यूपी का सवाल है, मैं आपसे धर्मपाल सिंह पर जवाब मांग रहा हूं। आप हमें गुजरात, कश्मीर हर जगह लेकर जा रहे हैं। मेरा सवाल है, धर्मपाल सिंह जो यूपी सरकार में मंत्री है, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप अतीक अहमद पर जवाब दीजिए, धर्मपाल सिंह पर जवाब दीजिए। तो वही है जी, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं पार्टी तो वही है ना। धर्मपाल सिंह तो सीधे कह रहे हैं कि कुछ राज छिपाने के लिए विपक्ष ने अतीक अशरफ की हत्या करा दी। क्या ऐसा राज है? क्या कोई राज है, आपको लग रहा है? आप सुनिए तो सही। धर्मपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, जिसके सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी। जब उनका राष्ट्रवाद खोखला है, उनका सबका साथ सबका विकास खोखला है, जब उनकी सरकार ऐसे आरोपों को छुपा रही है, तो धर्मपाल सिंह के क्या विसात है? चलिए, जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे। चलिए, मैं जाता हूं। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर भी जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, आलोक अवस्थी जी कुछ बोल रहे हैं, मैं पहले आलोक अवस्थी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। घनश्याम तिवारी क्या आलोक जी? घनश्याम जी, देखिए, चर्चा आप उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, प्रयागराज से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी कड़ाई खुलेगी, अखिलेश यादव बेनकाब होंगे, इसलिए चर्चा कहाँ गुजरात पे लेके जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री तक जी पहुंच गए, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रवाद खोखला है। अगर प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रवाद खोखला होता घनश्याम तिवारी जी, तो इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहती। देश के अंदर जम्मू कश्मीर को छोड़कर के कहीं पे आतंकवाद की घटना नहीं होने पाई है। देश का मान बढ़ा है। 2-2 बार पाकिस्तान के अंदर हमने उनके घर में घुसकर ठोका है उनको। चाइना को उसके मुंह पर जवाब दिया है। आप तो सर गिन रहे थे, पेड़ गिन रहे थे, राष्ट्रवाद को खोखला बता रहे हैं आप। शर्म नहीं आती है आपको? पूरा विश्व खिलाफ है। रूस से तेल हम लेकर के देश के एकदम रूस से तेल खरीद रहे हैं, और आप कहते हैं राष्ट्रवाद कमजोर है। हमारा राष्ट्रवाद मजबूत है कि पूरी वैश्विक ताकतें हमारे जो रूस के खिलाफ है वो भी नहीं बोल पा रही है कि हम रूस से जवाब दीजिए। हमने देश को सुरक्षित रखा है। हमने आतंकवाद की एक भी घटना पे जवाब दीजिए। घर पे जो सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, अनाज पहुंचा रहे हैं, 80 करोड़ जनता का पेट भर रहे हैं। आपको तो खाली आरोप लगा। पुलवामा पर जवाब दीजिए। देखिए आलोक जी, ना आप रूस तक पहुंचिए और ना घनश्याम जी आप कश्मीर तक पहुंचिए, क्योंकि आज का मुद्दा अतीक अहमद है। उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर यहाँ डिबेट हो रही है। मैं दोनों पैनलिस्ट से कहूंगा, मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा। फिलहाल चलते हैं आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर के पास। नवल किशोर जी, पटना में तो अतीक अहमद अमर रहे के नारे लग रहे हैं, आप क्या मानते हैं? अतीक अहमद क्या था? अपराधी था? आप इस तरह के नारे आपके राज्य में लग रहे हैं जहां पर आपके गठबंधन की सरकार है। किस तरह से देखते हैं आप अतीक अहमद को? आपके हिसाब से अतीक अहमद क्या था? देखिए, भाजपा क्या कहती है और क्या करती है ये पूरा देश जानता है। धर्म की सियासत करना ही उनकी विरासत है। पूरे समाज को कम्युनलाइज करके पिछले 8 साल में, 9 साल नारे तो पटना में लग रहे हैं, इसमें भाजपा कहां से आ गई? अरे नारे लगाने वाले तो आप देखिए ना, उनके पास है ना, नारे लगाते हैं क्या वो? उनके नारे तो देख लीजिए, जय श्री राम कहते हैं और राम के बंदों को पीटते हैं। आप बताइए ना, आपकी सरकार है, आपने जांच की होगी, आपने पता किया होगा, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है। किसने नारा लगाया पटना में? कौन लोग थे? क्या वो बीजेपी के लोग थे या किसी दल के लोग थे? कौन थे ये? कौन थे ये तो आपको बताना चाहिए। आपका भी काम है बताने का। आप खोज के लाइए ना, क्या वो आरजेडी के थे? अरे भाई, सरकार आपकी है, फिर आपका काम क्या है? हम लोग तो खोज ही लेंगे कौन थे। जब हम खोज लेंगे तब आप कहेंगे ये नहीं थे, वो नहीं थे। सरकार तो आपकी है ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रोफेसर नवल किशोर।
माहौल तो आप बना रहे हैं ना विशाल अरे जी। माहौल हम क्या बना रहे हैं? माहौल तो जनता बनाती है। माहौल हम ये जैसे बना रहे हैं। पत्रकार नहीं सुन बना लीजिए पाएंगे तो। नवल किशोर जी। सिर्फ आप बोलते रहिएगा तब सुन नहीं पाएंगे। मेरा सीधा सा सवाल है, आप मुझे बताइए कि पटना में अतीक अमर रहे के नारे कैसे लग गए? आप अतीक अहमद को क्या मानते हैं? अतीक अहमद क्या था? अतीक अहमद क्या था ये आपके और हमारे मानने से नहीं होगा। कानून उसकी पहचान बताती है और उसके साथ वो कार्रवाई की जा रही थी। अच्छा देखिए, मैं आप कानून पर भरोसा करते हैं, मुझे उम्मीद होगी। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा देता हूं नवल किशोर जी। आप बुलडोजर पर भरोसा करते हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल अदालत पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा देता हूं, शायद जो आप, क्योंकि आप कानून की बात कर रहे हैं। मेरे हाथ में 2 कागज है इस समय। ये दोनों कागज में एक में 9 पन्ने हैं और एक में लगभग 7 पन्ने हैं। ये सब कुछ अतीक अहमद के काले कारनामे, अपराधों से भरा हुआ है। इसमें अगर आप कहिए 101 मुकदमों की लिस्ट में पढ़ दूं, काफी समय निकल जाएगा, समय की कमी रहेगी। लेकिन आप इससे क्या मानते हैं? इतने मुकदमे 84-85 से मुकदमों की श्रृंखला शुरू हुई है। आपके हिसाब से क्या है अतीक अहमद? मेरा सवाल यही है। नहीं होगा मैं आपको व्हाट्सएप पर, आपकी ईमेल पे ये लिस्ट भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अरे विशाल जी, समय बर्बाद करना कोई आपसे सीखे। ये बात क्या आप जवाब दीजिए। चलिए आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये बात क्या कहीं आप खोज के निकाल कर लाए हैं क्या? ये बात पहले से सबको मालूम है। हाँ, कानून को मालूम है, पुलिस को मालूम है। आपको मालूम है तो आपको बताने में दिक्कत क्या? अतीक अहमद क्या है नवल किशोर जी? अरे ये सरकार यूपी, आप बोले ना, आप काफी है ना बोलने के लिए। अरे हम काफी नहीं है, आप बताइए। हम तो सिर्फ मुद्दे उठा रहे हैं। दिन रात तो आप करते ही रहते हैं। हिंदू मुसलमान नवल किशोर जी, हमारे करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की अदालत सबसे बड़ी है। आप बार-बार जनता की अदालत में जाएंगे। टीवी डिबेट से, स्टूडियो से कुछ तय नहीं होता है। नहीं, आपको लगता है कि नवल किशोर जी, मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा आपसे सीधा सवाल है। ये इतनी लंबी फेहरिस्त है, मैं आपको दोनों कॉपी ईमेल पर भेज सकता हूं, व्हाट्सएप पर भेज सकता हूं, जैसे कहेंगे वैसे भेज सकता हूं। आपके हिसाब से अतीक अहमद क्या है? एक लाइन का जवाब है। नहीं, आपका जवाब आपको मालूम होगा। मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे आप पूछ रहा हूं नवल किशोर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप बिहार जैसे राज्य से आते हैं, 40 लोकसभा सीटें आती हैं, इतना बड़ा राज्य है। आप बताइए ना अतीक अहमद क्या है? आपका इतना बड़ा चैनल है, इतना घटिया सवाल कहां से बनाते हैं? अरे नवल किशोर जी, आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ये घटिया सवाल कैसे हो सकता है? अतीक अहमद क्या है? मैं तो पूछ रहा हूं। अरे विशाल जी, इतने तुच्छ सवाल कहां से लाते हैं? नवल किशोर जी, अतीक अहमद क्या है? मेरा सवाल आपसे यही है। आपकी पार्टी आरजेडी के हिसाब से अतीक अहमद क्या है? आप सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, घटिया सवाल है सब है, लेकिन आपके हिसाब से अतीक अहमद क्या है? अरे आप तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नहीं, आप सवाल वही पूछ रहे हैं ना जो आपको सूट करता है। आपको ये मुझे नहीं मालूम कुछ नहीं सूट करता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आपकी पार्टी का व्यू क्या है? अतीक अहमद क्या है? अरे यूपी पुलिस को ये मालूम है, देश के कानून को मालूम है। यूपी पुलिस के सुरक्षा में उसकी हत्या हुई है और हत्या करने वाले, क्या आप कह रहे हैं कि हत्या करने वाले को उन्होंने पकड़ लिया? ये भी आप कह रहे हैं। उन्होंने जो हत्या किया उसने सरेंडर किया। उसने कौन से नारे लगाए? उमेश पाल कौन था? ये आपको नहीं मालूम है? नहीं, आप बता दीजिए, हमारी जानकारी और बढ़ा हमसे। ये किसको ने ये सब सवाल पूछ के उमेश पाल कौन था? आपने उमेश पाल पर सवाल उठाए। इस देश में अहमद के ऊपर, अतीक अहमद के बेटे के ऊपर, अतीक अहमद के परिवार के ऊपर उमेश पाल की हत्या का आरोप लगा है। आप क्या फिर इसे क्या माना जाए? देखिए नवल किशोर जी, इसे तो फिर कैसे देखें? अगर आप अतीक अहमद जैसे अपराधियों को भी अपराधी कहने में हिचक रहे हैं। घनश्याम तिवारी ने तो कह दिया अतीक अहमद अपराधी था, आपको तो अपराधी। मैं आपसे मेरे देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, उसका एक ही उद्देश्य है। आप चाहते हैं कि सब लोगों से पूछे कि कौन अपराधी है और कौन नहीं है। जो अपराधी है उसकी जानकारी कानून को भी है और कानून अपना काम नहीं करती है। कानून के घेरे में उसकी हत्या हो जाती है। इसको बोलने में आपको शर्म आती है? अरे हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप इसका मतलब ना टीवी देखते हैं ना डिबेट में शामिल होते हैं। मुझे लगता है आप इसी तरह से जुड़कर आपको सिर्फ अपना एजेंडा चलाना है। नवल किशोर जी, हम लगातार सवाल उठाते रहे, प्रयागराज से सवाल उठाते रहे कि कैसे पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, लेकिन आपसे जो मेरा सवाल है कि अतीक अहमद क्या है, आप एक लाइन का जवाब देने में हिचक रहे। हो सकता है आपके वोट बैंक की मजबूरी हो। मैं आगे चलता हूं डीके दुबे के पास, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके दुबे जी, आपको क्या लगता है, क्या यहां पर अतीक अहमद के मुद्दे पर अभी भी सियासत जिंदा है? अतीक अहमद भले ना रहा हो, और साथ ही क्या आपको लगता है कि जो माफिया मुसलमान है इसीलिए इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन देती हैं और उन डेफिनेशन के अनुसार वो अपनी बात करते हैं। क्योंकि
कोई इस्लामिक मुद्दा उठा देगा तो कोई रीजनल मुद्दा उठा देगा तो कोई बोलेगा ही नहीं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि नवल किशोर साहब ये प्रोफेसर हैं और आपको आपकी उम्र से काफी बड़े हैं कि स्टूडेंट समझ के ही जवाब दे देते कि भाई स्टूडेंट को क्या जवाब, क्या स्टूडेंट को ये कहा जा, इस तरह के जवाब दिए जाते हैं कि क्या फालतू के सवाल कर रहे हो, तुमने कैसे सवाल किया। अरे भैया स्टूडेंट समझ के जवाब दे दो क्योंकि आप तो प्रोफेसर हैं। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या जिन्होंने हत्या की अतीक अहमद की, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके ऊपर मुकदमे नहीं हो रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, या फिर उन पर एसआईटी नहीं बनाई गई? ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात जहां तक आती है कि सिक्योरिटी में मृत्यु हो गई या हत्या कर दी गई, तो सिक्योरिटी की हत्या को लेकर तुरंत 17 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। जी कम से कम दिमाग लगाइए, दिमाग आग भरे हुए हैं आप। इस टीवी चैनल पे 5 लोग से पूछकर कि कौन अपराधी है, कौन दुर्दांत अपराधी है, कौन माफिया है, इससे देश का कानून चलता है क्या? बकवास करते हैं चैनल पे आकर और कहते हैं कि प्रोफेसर हैं आप। प्रोफेसर आपके घर से बन के नहीं आए, वो कानून के तहत मान के जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आए, आपके कहने और नहीं कहने से आए। सवाल ये है कि टीवी चैनल पे एंकर और जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो किसी को अपराधी कह दे तो अपराधी हो जाएगा, माफिया कहे तो माफी हो जाएगा। अरे नवल किशोर जी, अतीक अहमद क्या था? मेरा सवाल फिर आपसे, आप प्रोफेसर हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप सीधा सवाल जितना आप चैनल्स पर आरोप लगा रहे हैं, रिपोर्टर पे आरोप लगा रहे हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम आपकी सारी बात मान ले रहे हैं, लेकिन अतीक अहमद क्या आप एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना। क्या आपको अतीक अहमद अपराधी नहीं दिखता था? क्या अतीक अहमद के ऊपर जो 101 मुकदमे थे वो ऐसे ही लग गए? क्या अशरफ अहमद आपको अपराधी नहीं दिखता था? अरे आप ये बताइए कि बिल्किस बानो के हत्यारों को माला कौन पहनाया? भीड़ हिंसक को माला बीजेपी से सवाल पूछिए है बिहार में कौन पहनाया? ये कौन बोलेगा ये सब? लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर, ऐसे तो फिर शहाबुद्दीन कौन थे? आप उसका भी जवाब दीजिए। हिंदुस्तान में पैदा हुआ ना, वो भी नहीं मालूम है आपको ये सब? प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप इतने सीनियर हैं, आपके पास इतना अनुभव है, आप न जाने कितने लोगों को शिक्षा देते होंगे, ज्ञान देते होंगे, आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद के ऊपर जो 101 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हुए वो क्या थे? आप एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप क्या जवाब लिख के रखते हैं क्या कि वही जवाब दिया जाए? मैं आपसे पूछता हूं, योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कौन गुंडे हैं और कौन नहीं गुंडे हैं इसकी जानकारी उसको नहीं है क्या? आपके चैनल पे अगर मैं बोल दूं कि कोई अपराधी है तो उसको जेल हो जाएगा क्या? और इस तरह से कोई डिबेट होता है क्या? ये दुबे जी ऐसे डिबेट करते होंगे। नवल किशोर जी, हम आपको पूरा समय दे रहे हैं, आप बोलिए, लेकिन जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप उस सवाल का तो जवाब दीजिए। आप कंप्लीट करने दीजिए। मैं कहता हूं कि अपराधी का खात्मा अपराध से होगा या कानून के राज से होगा? कानून से होगा, एनकाउंटर राज से होगा या बुलडोजर राज से होगा? आप इस पर चलिए, मैं आलोक अवस्थी के पास चलता हूं। आलोक अवस्थी जी, नवल किशोर क्या जवाब दीजिए, क्या अपराधियों का अंत अपराध से होगा या कानून से होगा या बुलडोजर से होगा? आपके ऊपर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता है कि आप बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, आप एनकाउंटर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के आरोप, फर्जी एनकाउंटर के आरोप विपक्ष आपके ऊपर लगातार लगाता रहा है। आलोक अवस्थी, देखिए विशाल जी, पहले तो मैं प्रोफेसर साहब की बात का जवाब दे दूं। यह इनके मुंह से बिल्कुल बोल नहीं निकल रहा कि अतीक अहमद कौन थे। कारण क्या है कि आरजेडी के जो इनके नेता हैं वो खुद कह चुके हैं, सम्माननीय है इनके लिए। उन्होंने कहा अतीक अहमद जी, जैसे एक समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी, वैसे ही इनके नेता ने कहा कि जो है वो जी, जबकि वो सजा याफ्ता मुजरिम है। इस समय आजीवन कारावास की सजा भाजपा सरकार ने दिलाई है उसको। 42 साल तक मुकदमे चलते रहे, सजा नहीं हो पाई उसको। 120 मुकदमे छूट गए उसके, गवाह मार दिए गए, गवाह चले गए, भाग गए। हमने सजा दिलाने का काम किया है। उस अपराधी को अपराधी नहीं कह पा रहे इनके मुंह से, क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति है यहाँ पे। अपराधी को आप अपराधी बनाते हैं, अपराधी बनाते हैं, आप ऐसा माहौल बनाते हैं, अपराधी बनाने का काम करते हैं, लगा रहे हैं। एक एक करके नवल किशोर जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक अवस्थी जी, आपके ऊपर जो आरोप लगा, आप पहले उस पर जवाब दीजिए। क्या आप बुलडोजर का प्रयोग, क्या आप एनकाउंटर का प्रयोग करते हैं? आपको क्या न्याय पर भरोसा नहीं है? विपक्ष लगातार आपके ऊपर आरोप लगाता है और यही आरोप अभी नवल किशोर ने लगाए हैं। देखिए, आपको मैं कहना चाहता हूं जी कि यह डिबेट
सुचिता से चले तो अच्छी बात है। पहली बात, हमारी सरकार अपराधियों के पीछे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, जो कि हमारे सरकार में आने से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सरेआम दंगे होते थे, 600 दंगे इनके कार्यकाल में हुए। चलिए देखिए, आलोक अवस्थी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार घनश्याम तिवारी के पास चलता हूं। घनश्याम तिवारी, मेरा आपसे सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया है कि सड़क पर अब नमाज नहीं होती है, ईदगाह में नमाज हो रही है, और उत्तर प्रदेश में सबके लिए कानून एक बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। घनश्याम तिवारी, क्या आप कहेंगे? और उन्होंने यह भी कहा है कि 2017 तक जो था, पहले यूपी में माफियाओं के कब्जे थे, भूमाफिया कब्जा करते थे। घनश्याम तिवारी, देखिए 2017 में जब योगी सरकार बनी तो एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की इनके मंत्रिमंडल के ऊपर। 302, मैं इनके 8 टॉप मंत्रियों के मुकदमे पढ़ रहा हूं। एक के ऊपर 302 केशव प्रसाद मौर्य, 395 दूसरे के ऊपर डकैती, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जो कि आदित्यनाथ जी के ऊपर उस समय था, 307 दूसरे मंत्री के ऊपर, 307 एक और मंत्री के अटेम्प्ट टू मर्डर, 392 रॉबरी, 307 एक और मंत्री के ऊपर, और 153A जो सामाजिक। श्याम जी, अतीक अहमद के मुकदमों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपकी भी पार्टी में बहुत सारे, चाहे वो कैराना के आपके नाहिद हसन हो जिनको आपने टिकट दिया, जेल में रहकर चुनाव लड़े। आप इतने नर्वस क्यों हैं? सुनिए तो सही। नहीं, मैं नर्वस नहीं हूं, मैं आपको दोनों पक्ष दिखा रहा हूं। मैंने वाक्य भी पूरा नहीं किया। घनश्याम जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बस मैं आपको ये ऐड ऑन कर रहा हूं कि आपकी पार्टी में के ऊपर भी नेताओं के ऊपर इस तरह के मुकदमे, आजम खान के ऊपर मुकदमे हैं, जो नाहिद हसन है कैराना से, उनके ऊपर मुकदमे हैं। आपने गायत्री प्रजापति के परिवार के लोगों को टिकट दिया। ऐसे नहीं होती है। जवाब सुनिए जी। देखिए, अभी आपने आदित्यनाथ का एक बयान दिखाया, उसके जवाब में मैंने कहा कि 2017 में एडीआर ने कहा कि 44% इनके मंत्री दागी थे, उनमें से 8 मंत्रियों के इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री मैंने उनके मुकदमे कहे। इसीलिए कह रहा हूं कि बाबू बजरंगी की पार्टी, जो उस बजरंग दल से आता है जिसमें महाराज लवलेश तिवारी भी स्वयं को सदस्य बताते हैं, बाबू बजरंगी की पार्टी, बिल्किस बानो के रेपिस्ट की पार्टी इस देश को न्याय नहीं दे सकती। किसी न्याय व्यवस्था में उसका भरोसा नहीं है। आखिरी बात, आप आदित्यनाथ जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। मार्च 2007 में जब लोकसभा में आदित्यनाथ जी रो रहे थे तो ये नहीं कह रहे थे कि मुझे न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। क्या कह रहे थे? वो वीडियो दिखाइए। कह रहे थे मुझे इस हाउस। चलिए, मैं आलोक अवस्थी के पास चलता हूं। आलोक अवस्थी जी, जवाब दीजिए। आलोक अवस्थी जी, नहीं होता है। और घनश्याम तिवारी तथ्यों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे साफ साफ पूछिए, ये मुख्यमंत्री, सीधा मंच है आपके पास, आप सवाल पूछिए। आपके कार्यकाल में मंत्री रहते हुए बलात्कार करता है एक महिला का, उसकी बेटी का बलात्कार करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिलती और आपने उसको मंत्री पद बरकरार रखा, उसको 2017 में टिकट भी दिया, और अखिलेश यादव उसके मुख्यमंत्री रहते हुए जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, उस मंत्री जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था, उसके लिए चुनाव प्रचार उसके मंच पे खड़े होकर कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद हमने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसको आजीवन कारावास सजा दिलाई। आज वो अपराधी है, आज सजा याफ्ता है। मैं पूछता जाता हूं आपसे कि गायत्री प्रजापति ने आपकी कौन सी ऐसी गोट दबा रखी थी कि एक महिला जिसको अधिकार मिलना चाहिए था न्याय का, उसको ना दे करके आप उसको बचाते घूम रहे थे। एक आपका यादव सिंह, और नोएडा से लेकर के उसकी पूरे यूपी तक तो तूती बोलती थी, भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने उसको पकड़ा था। आप सुप्रीम कोर्ट तक बचाते हुए घूम रहे थे उसको, क्योंकि आपको पता नहीं उसने क्या लेना देना था, कहीं अचानक उजागर कर दे। आप इसी तरीके से 5 भर्ती बोर्ड बनाए गए थे आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी में। माननीय उच्च न्यायालय ने 5 भर्ती बोर्ड को कैंसिल कर दिया था, और एक अनिल यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करी थी, तो भी अखिलेश यादव की सरकार उस अपराधी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और वहां पे उसको मुंह की खानी पड़ी। ये आपके ऊपर आरोप है घनश्याम जी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप तो वलीउल्लाह जो आतंकवादी था उसको छोड़ने के लिए बेताब थे। वहां भाईचारा आपको नजर आ रहा था, जिसने 18 लोगों को जान से मार दिया था संकट मोचन मंदिर में, उसको छोड़ दिया था आपने। चलिए, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनका जवाब सीधे घनश्याम तिवारी से लेता हूं। घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आलोक अवस्थी को नहीं जी, आलोक अवस्थी को मैंने नहीं टोका, मुझे उम्मीद है कि वो भी नहीं टोकेंगे। देखिए, गायत्री प्रजापति के बारे में इन्होंने कहा और हर किसी ने आलोचना की। वो आलोचना को हम ने फेस किया, उस आलोचना को आज भी फेस करेंगे। लेकिन बाबू बजरंगी की पार्टी कहे
जो एक महिला, एक गर्भवती महिला को ये बिल्किस बानो के बचा के रेपिस्ट को बचा करके उनको महिमा मंडित करने वाले लोग कहें, एक बीच में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को महिमा मंडित करने वाले लोग कहें, बाबू बजरंगी की पार्टी ये बात कहे और बीच में नर्वस हो रही है। देखिए ये इसीलिए नर्वस हो रहे हैं, जब मैंने आपके बीच में नहीं टोका, ये आप आलोक जी जवाब देने दीजिए। आलोक जी मैंने आलोक जी घनश्याम तिवारी ने आपको पूरा सुना, उनको थोड़ा समय दीजिए। घनश्याम तिवारी अपने जवाब को पूरा करिए, फिर मैं आलोक अवस्थी आपके पास दोबारा आता हूं। ये चर्चा गुजरात में करना चाहते हैं, घनश्याम तिवारी जो उन्होंने आरोप लगाए आप उसी पर जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश पर ही रहिए, अतीक अहमद पर ये डिबेट का मुद्दा है, आप जवाब दीजिए। मतलब वो मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा, उन्होंने तमाम बात कही ना, मैं उनको सुनने तो दीजिए। बाबू बजरंगी की पार्टी हमें कह रही है कि हमने गायत्री प्रजापति को बचाया, चिन्मयानंद की पार्टी हमें कह रही है कि हमने बाबू बजरंगी को बताया, आसाराम के शिष्यों की पार्टी हमें कह रही है कि हमने गायत्री प्रजापति को बचाया, राम रहीम के शिष्यों की पार्टी हमें कह रही है कि हमने बाबू बजरंगी को बचाया, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को मत देने वाले गायत्री प्रजापति हमें कह रही है कि हमने गायत्री प्रजापति को बचाया, और डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने जिनके खोखले राष्ट्रवाद को उजागर किया है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है, सैनिकों के परिवारों ने पूछा है, वो हमें कह रहे हैं वो हमारे राष्ट्र प्रेम पे सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों के साथ हैं। ये दर्शक को तय करने दीजिए, दर्शक को तय करने दीजिए कि क्या इस पार्टी का नैतिक अधिकार है भी कि नहीं है। ये दर्शक को तय करने दीजिए क्या इस पार्टी का नैतिक अधिकार है भी कि नहीं। बोलिए, आप बोलिए, आलोक जी बोलिए। आलोक जी सांसद बनाने का काम करते हैं, ये इस तरह के जो डकैतों और अपराधियों को सांसद बनाते हैं, माननीय बनाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। समाजवादी पार्टी के जो आप नेता हैं, आपने सीआरपीएफ के जवानों को जहाज न देके देश का नाम रोशन किया है। आपकी लापरवाही से देश में 40 जवान शहीद हो गए, आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आपके सांसद बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट के साथ मंच शेयर करते हैं, आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बाबू बजरंगी को रिहा करके मिठाई बांटकर आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देश में 400 से 500 सिटिंग। चलिए आप दोनों लोग के पास में दोबारा आऊंगा। मैं चलता हूं हाजिक खान के पास, इस्लामिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। हाजिक खान जी, आखिरकार एक माफिया था, हालांकि पुलिस कस्टडी में हत्या नहीं होनी चाहिए थी, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यायिक जांच का इस पर गठन हुआ है और इस पर हर कोई सवाल खड़े कर रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या को मुसलमान से कैसे जोड़ा जा रहा है? क्या मुसलमान से जोड़कर एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है देश में? अलकायदा भी इस पर धमकी दे रहा है, बहरीन की संसद में भी इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक जो बयान दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमने उसको आसमान में पहुंचा दिया, हमने उसको उड़ा दिया, अशरफ को उड़ा दिया, असद को उड़ा दिया, अतीक को उड़ा दिया, आसमान में पहुंचा दिया, ये सब भावनाएं अंदर की भावनाएं हैं जो प्रकट होकर आ रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अतीक का जो मर्डर हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है, जो इनके बयान आते हैं। मैं कहता हूँ 10:30 बजे किसी की, जबकि उसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, अचानक अस्पताल में टेस्ट के लिए क्यों ले जाया जाता है? जब 2 दिन पहले पुलिस थाने में जब अतीक को पेश किया गया तो 100 मीटर दूरी पर पुलिस पत्रकार जांच नहीं, ये पूरी प्लान किया गया, ये एक कत्ल कराया गया और इसमें कौन इन्वॉल्व है ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए तो जांच हो रही ना, जांच रिपोर्ट के बाद ही आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आखिरकार अतीक और अशरफ की हत्या कैसे हुई। ये हमारे देश का तीनों हत्यारे वहां पर पहुंचे थे, इन्हें किसने भेजा? अरे ये पत्रकारों के भेस में पहुंचे, ये पुलिस की गाड़ी में पहुंचे, वहां बैठे हुए लोग देखे हुए जिन्होंने चश्मदीद है वो जो बता रहे हैं। आप ये रिपोर्ट किसने दे दी? कोई आईबी ने दी, एलआईयू ने दी, भैया टीवी पे दे रहे हैं, टीवी पे बयान दे रहे हैं लोग। ये गाड़ी में आए पुलिस पत्रकारों को वो डाले हुए थे। इसलिए जांच हो रही है कि उन तीनों को किसने भेजा, मैं कह रहा हूं जांच होना जरूरी है, लेकिन बिल्कुल सरकार फेल रही है। सरकार के सामने सरकार कहां से आ गया? जांच में हिंदू मुसलमान का एंगल कहां से आ गया? कैसे ये कहा जा रहा है एमआईएम के जो विधायक है वो क्यों बयान दे रहे हैं कि 2-4 मुसलमानों के मरने से कुछ नहीं होगा? कत्ल किसी का हो वो कत्ल है, जुर्म है, वो राष्ट्र का एक आदमी है, उसने अगर जुर्म किया है तो उसको कोर्ट फांसी दे, सजा दे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कानून उसको सजा देगा, लेकिन ये फ्री प्लान मरवाए जा रहे हैं, ये गलत है। और एक बार आप कह रहे हैं इंटरनेशनल हमारे भारत की छवि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खराब करी है। यूं करी है कि 450 कुरान जल जाते हैं और पूरी दुनिया में कुरान खाली हिंदुस्तान के मुसलमान। जी सुनिए सर, ये हाजिक जी हिंदू मुसलमान देखिए अवस्थी जी बोल रहे थे, आप उनको खामोश थे। एक मेरी बात सुन लीजिए,
कि मैंने अवस्थी जी को भी टोका है, आप बात यह है कि अगर है। हमारे देश की छवि खराब हो रही है तो उसमें हमारे राजनेताओं की जिम्मेदारी है। हमारा देश इतना खूबसूरत मुल्क है, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें हिंदू मुसलमान, विशाल जी मीडिया सच सच दिखा देगी, उस दिन तो ये सबसे पड़ेंगे, ये 4 दिन नहीं चल पाएंगे, ये 8 कदम नहीं चल पाएंगे। आप जो बोल रहे हैं मीडिया जो है सच को सच नहीं दिखा रही, झूठ को सच। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आफ्ताब मुसलमान था, किसने दिखाया? मीडिया ने दिखाया नहीं। एक पारसी को मुसलमान बना के और सारे स्पोर्ट पर्सन झूठ बोल रहे थे टीवी पे बैठ के। इंदौर में लग गया है काजी साहब जिंदाबाद और आप दिखा रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आप मीडिया पर कैसे आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है? आप जो भी बोल रहे हैं एक शब्द लाइव जा रहा है। खैर मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, दिखाओगे, मीडिया लगातार दिखा रहा है और आपकी आवाज को भी सुना रहा है। मैं चलता हूँ प्रोफेसर, एक बात और, मीडिया हर एक चीज दिखा रहा है। चलिए एक मिनट, एक बात और, नहीं तो फिर आप कहेंगे मीडिया नहीं दिखा रहा है, आपको मैं दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी मुल्क को उस तरफ ले जा रही है कि तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और रहना है, तभी तो नाजियों की साजिशें अपना रही हो तुम। मगर वो वक्त आएगा कि तुमसे कौम पूछेगी ये कैसी कत्लगाहों की तरफ ले जा रहे थे, ये देश को अफरा तफरी की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हमें पत्रकारों की, हमारे देश के बुद्धिजीवियों की, हमारे देश के वो लोग जो राज से भक्ति करते हैं। मैं आलोक अवस्थी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं क्योंकि बीजेपी पर सीधे आरोप लग रहे हैं। आलोक अवस्थी जवाब दीजिए। देखिए विशाल जी, इन्होंने 2 तरह की बातें करी, अच्छी बातें नहीं है। वैसे तो हम भी कह सकते हैं कि 26/11 में जो है जो आतंकवादियों ने हमला किया था वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। क्या किसी ने कोई नारा नहीं लगाया? हमने कहा आपके जमाने में क्यों हुए सारे कांड? आपके जमाने बालाकोट, आपके यहाँ पठानकोट, आपके जमाने में पार्लियामेंट पे, आपके यहाँ मक्का मस्जिद पे, आपके जमाने में हैदराबाद की मस्जिद में, आपके जमाने में अजमेर में, आपके जमाने में, किसके जमाने में हुए? और आतंकवादियों को छोड़ने आपकी पार्टी गई, हमारी पार्टी नहीं गई, कोई और पार्टी नहीं गई हिंदुस्तान की, मुसलमान नहीं गए। अरे आप तो स्कॉलर हैं, आप किस पार्टी में? स्कॉलर हैं, किस पार्टी से? कोई पार्टी नहीं गई, नहीं कोई पार्टी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को अफगानिस्तान छोड़ के आई। आलोक अवस्थी जी को बोलने दीजिए, आपने आरोप लगाया, उनका जवाब सुनिए। आलोक जी, हत्या कर दी जाती साथ में संदीप निषाद की हत्या होती है। पिछड़े समाज से आते थे ये लोग, पिछड़े समाज से आते थे, समाज के एक दबे कुचले समाज से आते थे, उनकी हत्या कर दी गई। जब उनके हत्यारों को इनकाउंटर में मारा जाता है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि भाईचारा खत्म हो गया है। क्यों हम हत्यारों का भाईचारा देखें, या हम कानून व्यवस्था संभालने का काम करें, या हम जो है इन अपराधियों को दंडित करने का काम करें? तो किस तरह का भाईचारा होता है? आतंकवादियों को मुकदमा छोड़ना वो भाईचारा होता है? क्या जो एक आतंकवादी बन जाता है तो 42 मुकदमा लिखाना ये भाईचारा होता है? क्या भाईचारा होता है? दंगाइयों के साथ पक्ष में खड़ा होना ये भाईचारा होता है? अरे अटल जी भी कह के चले गए दुनिया में कि आप राष्ट्र धर्म नहीं जानते। अटल जी कह के चले गए थे, अटल जी बता गए हिंदुस्तान को कि ये लोग राष्ट्र धर्म भी नहीं जानते कि मुल्क कैसे चलाया जाता है। मनमोहन सिंह के जमाने में 40% लोगों को मिलता था, 80% को पहुंचा दिया। मैं प्रोफेसर नवल किशोर के पास दोबारा से चलता हूं। प्रोफेसर साहब, मेरा बहुत विनम्रता से आपसे दूसरा सवाल है। मैंने पहला सवाल पूछा था कि अतीक अहमद क्या है, आपने जवाब नहीं दिया। मेरा दूसरा सवाल है, अलकायदा ने धमकी दी है कि अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेंगे, इस पर आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? मैं सीधा सा जवाब चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस पर शायद जवाब दें। आप मुझे ये बताइए, टेररिज्म पे इस देश की कोई भी पार्टी का क्या मत होगा, आप उससे पूछ कर तय करेंगे? आप प्रवक्ता हैं, क्यों इस नहीं आप बताइए ना। प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। आप पांडे जी हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं। मैंने आपसे पहला सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि अलकायदा ने जो धमकी दी है उस पे आरजेडी की प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में भी है बिहार में, तमाम देश के मुद्दों पर, प्रदेश के मुद्दों पर आपकी पार्टी के नेता बोलते हैं, उनका स्टैंड सामने आता है, इसलिए देश की जनता इस पर आपका स्टैंड सुनना चाहती है। सीधा सा सवाल है, मैं कुछ नहीं तय कर रहा हूं आरजेडी का स्टैंड क्या होगा। पांडे जी, मैं आपके मानसिकता को भी समझना चाहता हूं ना कि टेररिज्म जैसे समस्या पर आप किसी दल से ये पूछ रहे हैं क्या उसके खिलाफ है या नहीं। कौन व्यक्ति होगा, कौन नागरिक होगा जो ये कहेगा कि जो टेररिज्म या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट भारत के शासन व्यवस्था को चैलेंज करेगा तो उसका आप वेलकम करें? ये कौन कह सकता है?
इसीलिए तो आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं। आप तो मानसिकता पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। आप लगातार सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि आज आप बहुत सारा सर्टिफिकेट साइन करके लेकर आए, लगातार देने के मूड में है नवल किशोर जी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नवल किशोर जी, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं, आप देते रहिए, देते रहिए, आप खूब दीजिए सर्टिफिकेट, लेकिन जब तक आप सवाल का जवाब नहीं देंगे हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे। आप एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। पहला सवाल, क्या अतीक अहमद अपराधी था या नहीं था? दूसरा सवाल आपसे यह है कि अलकायदा पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? अलकायदा ने जो भारत को धमकी दी है, बदला लेने की धमकी दी है, मेरा जवाब यह है कि क्या आपसे पूछकर तय किया जाता है कि अपराधी कौन है और कौन नहीं है चैनल पे, या उसके करामातों से होता है या उसके कर्मकांड से होता है? और क्या देश की कानून व्यवस्था को नहीं मालूम है? वैसे ही जैसे कि एक अपराधी को पुलिस सुरक्षा में वहां की पूरी इंटेलिजेंस के ऊपर आपका क्या ख्याल है? बहुत तगड़ा इंटेलिजेंस किशोर जी, आपने शायद जी न्यूज़ देखा नहीं। हम लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या कानून व्यवस्था पर बड़े प्रश्न है, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कैसे आप विद्यार्थियों को शिक्षा देते होंगे, आप प्रोफेसर हैं, आप कैसे उनका जो भी सवाल होगा उसका जवाब तो दीजिए। आपसे सिंपल सा सवाल है, अतीक अहमद आपकी नजर में क्या था? आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं तो आप मानसिकता पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। अरे आपको पार्टी ने इसीलिए तो भेजा होगा कि आप आरजेडी का पक्ष रखिए, आरजेडी का व्यू रखिए, आपके बिहार की जनता, देश की जनता जाने कि आरजेडी का मत क्या है, लेकिन आप किसी का जवाब देने के मूड में नहीं है नवल किशोर जी। देखिए, इस देश की जनता किसकी मानसिकता क्या है और किसका व्यवस्था क्या है और किसका विचार क्या है अच्छी तरह से जानती है। आपके और हमारे कहने से नहीं होगा। चलिए, वो सच में देश की जनता ही तय करती है, लेकिन आप अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं रख रहे हैं, ये मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। आप अतीक अहमद को अपराधी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मैं समाजवादी पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि अलकायदा ने जो धमकी दी है कि देख लेंगे अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेंगे, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? घनश्याम तिवारी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि जो सरकार जिसकी लापरवाही से 40 सैनिक शहीद हो गए हों, जहाज नहीं दे पाई, उस सरकार को कम से कम इस बार कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और जिन सवालों को डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने उठाया है, उस सवाल को पार्लियामेंट में भी हम पूछेंगे और मीडिया पे भी उस पर बहस करनी चाहिए। जो सरकार हमारे 40 सैनिकों को नहीं बचा पाई। सीधा सा सवाल है घनश्याम तिवारी जी, आप भी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लंबे समय से बैठते हैं। ये देश के लिए धमकी है, ये किसी राजनीतिक दल के लिए धमकी नहीं, किसी नेता के लिए धमकी नहीं। अतीक अशरफ का हम बदला लेंगे। अलकायदा बहुत खूंखार आतंकी संगठन है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस मुद्दे पर ही मैं आपका जवाब चाहता हूं। बिल्कुल, मैं आप क्यों इतना घबरा रहे हैं, मैं बता रहा हूं। जिस सरकार की लापरवाही से उनके गवर्नर कहते हैं कि 40 जवान शहीद हो गए, मैं कहता हूं उस सरकार को कि उसे सतर्क रहना चाहिए। हमारे देश के ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो बड़े बड़े ढकोसले करते हैं, राष्ट्रवाद से इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश के सैनिक हैं जो असली राष्ट्रवाद को जानते हैं। मैं सेना के परिवार से आता हूं, तो मैं जानता हूं कि इस तरह की धमकियों को सेना को सीरियसली लेना चाहिए। और अगर दोबारा सीआरपीएफ या कोई भी सेना इनसे कहे कि आपको जहाज देना चाहिए, आपको लेना चाहिए, देना चाहिए, घनश्याम तिवारी कह रहे हैं आलोक अवस्थी अलकायदा की इस धमकी पर बीजेपी कैसे देख रही है? और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अतीक को शहीद बताने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने अतीक को रॉबिन हुड की छवि देने का प्रयास किया, और क्या जिस तरह के ये मुद्दे एक तबके के द्वारा उठाया गया, आप अलकायदा इस बीच में अलकायदा की इस धमकी को कैसे देख रहे हैं? देखिए विशाल जी, इस देश में अलकायदा जैसी बहुत सारी आतंकवादी को जो है इस देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज देश जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके पूरे विश्व में आया है। यह बड़े बड़े देशों के लिए जो है चिंताजनक है। और हमारे यहाँ की जो पार्टियां हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को यश कैसे मिल रहा है, उनके नेतृत्व में देश जो है आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया है। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए ये कभी पाकिस्तान के मुद्दे उठाएंगे, कभी चाइना की बात करेंगे, कभी भारतवर्ष की बात नहीं करेंगे। भारत पर इनको गौरव नहीं है, इनको अपने आप पर गौरव नहीं है कि इनका गौरव मान विदेशों में बढ़ रहा है, तो ये अपमानित करने का हर काम करेंगे। ये अलकायदा के विषय में भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों का समर्थन करते रहे हैं। 14 मुकदमे आतंकवादियों के वापस लिए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार कार्यकाल में, तो इनके लिए तो अलकायदा भी तो जी हो गया होगा ना। मेरा तो यही मानना है। चलिए नवल किशोर जी, कम से कम बीजेपी के सवालों का ही जवाब दे दीजिए। आप हमारे सवाल का तो जवाब दे नहीं रहे हैं। शायद आलोक अवस्थी जी पार्टी के बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसी पर आप जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का जवाब तो आज देने के मूड में आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं, आप इनसे पूछिए कि ये बोल रहे हैं कि ये पूरा देश में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दे दिए क्या?
15 लाख रुपया दे दिए क्या? किसानों की आय दुगनी कर दिए क्या? कौन सा विकास किया है उन्होंने? सबका साथ सबका विकास का कौन सा एक भी एग्जाम्पल तो दे दीजिए आप जिस बेशर्मी से ये झूठ बोल रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा होगा कि देश पूरे कौन सा आप बताइए कौन सा विकास का कौन सा आयाम है आपने दिखाया है? नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास क्या हुआ है बताइए आपने? आप बताइए कि विकास का एक एग्जाम्पल तो बताइए। आप बताइए कि भीड़ हिंसा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार इम्पोर्टेंट है, सरकार इम्पोर्टेंट हो रही है। आप पूरे देश को कम्युनल करके, पूरे समाज को कम्युनल करके, धर्म के राजनीति के आधार पे बात करके पूरा देश को गुमराह कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं आपकी तारीफ करूं। और जहां तक अपराध के बदले में अपराध का नमूना आपने पेश किया है इस देश में, अपराधी को इस देश में आपने एक नमूना पेश किया है जहाँ पर कानून के राज में आपको विश्वास ही नहीं है। केवल एनकाउंटर और बुलडोजर राज के आधार पर देश में शासन करना चाहते हैं, भय का माहौल दिखाना चाहते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये और नहीं को शर्म आनी चाहिए, भाजपा को शर्म आनी चाहिए अपने असफलता। चलिए आलोक अवस्थी, नवल किशोर जी, दोनों लोगों के पास मैं दोबारा आऊंगा। डीके दुबे, एक प्रतिक्रिया मैं आपसे जानना चाहता हूं। आज आपने सुना होगा AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल का बयान। वो कह रहे हैं कि 2-4 मुसलमानों को मारकर आप मुसलमानों को डरा नहीं सकते हैं, यूपी में तानाशाही चल रही है। डीके दुबे, देखिए ऐसा है, MIM की पार्टी का तो शुरू से उद्देश्य एक ही रहा है, वो हिंदुओं में भी मुसलमान ढूंढ लेते हैं, वो राष्ट्र में मुसलमान, डेमोक्रेसी में मुसलमान, मोहल्ले में मुसलमान, वहां यहाँ तो अगर शौचालय बन रहे हैं तो उसमें भी मुसलमान ढूंढ लेते हैं। तो उनकी बात से कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने कोई नई बात कह दी, क्योंकि उनका काम है मुसलमान कैसे ढूंढ ले, उनकी पार्टी के सिंबल में मुसलमान है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब भारत में डेमोक्रेसी की बात आप कह रहे हैं तो क्या ये घनश्याम तिवारी जी ये बताएंगे कि मुलायम सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, सारे कन्वॉय जो जम्मू से कश्मीर गए थे सब हेलीकॉप्टर से उड़ाए थे क्या इन्होंने? क्या भारत देश के अंदर चलने के लिए हम अपने ही देश में पाकिस्तान से डरकर हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे? और जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वो तो इंदिरा गांधी के मर्डर हुआ है उसमें भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ था और राजीव गांधी के मर्डर में भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ। तो भारत में सिक्योरिटी लैप्स पहली बार हुआ ऐसा तो नहीं है, या फिर ये जो अतीक के मामले में सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और वो 3 या 4 या 5 जो लोग थे उन्होंने हत्या कर दी, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ। घनश्याम तिवारी की प्रतिक्रिया लेता हूं, लेकिन डीके दुबे जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा कायम रखना। घनश्याम तिवारी, आपसे एक सवाल पूछा डीके दुबे ने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, शहीद के परिवारों ने जो पूछा है और सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहते हुए जो कहा है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी पुलवामा का जब अटैक हुआ था उस समय प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट में पिकनिक मना रहे थे, वहां से निकले, उन्होंने फोन किया तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि आपकी लापरवाही से, आपकी सरकार की लापरवाही से ये हमारे सैनिकों की जवान की जान गई, क्योंकि आपकी सरकार से सीआरपीएफ जहाज। मैं नहीं जानता कि डीके दुबे को इससे तसल्ली मिलती है कि सीआरपीएफ जहाज मांगता है, जहाज नहीं सरकार देती है। घनश्याम जी, इस मुद्दे पर जिस दिन हम डिबेट करेंगे विस्तार से आपके साथ और डीके दुबे हर किसी के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आज का मुद्दा अतीक अहमद है। आज का मुद्दा जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है वही है, अगर उसी पर हम मौजूद रहे तो बेहतर होगा। हाजिक खान हमारे साथ जुड़े, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजिक खान जी, आपने सबकी बात सुनी, क्या आपको लगता है कि अगर अतीक को मुसलमान बता देंगे, अतीक को एक खास समाज से बता देंगे, तो इससे किसको फायदा हो रहा है? अतीक एक अपराधी था। देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो 2 बातें आपका जवाब दे दूं। एक जो मुफ्ती साहब ने कहा है उस पर भी, और आपकी, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा कुछ से डरते। 2-4 मुसलमान नहीं, तातारियों ने 4.5 लाख मुसलमान बगदाद में काट दिए थे और उनकी घोड़ों की टाप उसमें डूब गई थी, तब भी मुसलमान नहीं डरी थी। एक बात। लेकिन हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? अलकायदा की बात कर रहे, हमारे मुल्क की तरफ अलकायदा हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, आज इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ आप सभी जुड़े, आप सभी को बेहद शुक्रिया।